नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 5 दिन संजय सिंह अंदर रहेंगे, इसके बाद भी बाहर आने का चांस बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 तक संजय सिंह तिहाड़ में ही रहे, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया को जब ईडी ने पकड़ा था तो वो भी बाहर नहीं आ पाए। आज भी मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हुई, उन्हें अगली तारीख ही मिली। कल तक आम आदमी पार्टी कह रही थी कि संजय सिंह के घर से एक भी पैसा नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिली। आज ईडी ने गंभीर आरोप लगा दिए। कोर्ट ने कहा कि 2 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ, संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए की डिलीवरी हुई है। मतलब सबूत मिल गए हैं क्या? आज संजय सिंह का हवालात में जाना उतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर है मोदी विरोधी नेताओं का पैनिक में आना। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कोलकाता से लेकर रांची तक, पटना से लेकर रायपुर तक हर बड़ा नेता कह रहा है कि एक लिस्ट बनाई गई है, कल किसी और को पकड़ा जाएगा, परसों किसी और को पकड़ा जाएगा। तो कितने नेताओं की दिवाली काली होने वाली है? क्या सच में मोदी ने लिस्ट बनाई है? प्रधानमंत्री ने आज क्या इशारा दिया? मोदी की नजर किन नेताओं की करतूत पर है? सब खुलासा करते हैं इस रिपोर्ट में। कितने जरा जोर से बोलिए, कितने? मोदी ने क्या गिना, किसका नाम लेकर गिना? ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया है। मोदी ने क्या साफ कर दिया, किसका जिक्र किया? क्योंकि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। मोदी ने किसका कट कमीशन बंद कर दिया? कैमरे पर आगे क्या कहा? न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही खजाना नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। प्रधानमंत्री ने किस खजाने की बात की, किस लूटतंत्र का जिक्र किया? भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। प्रधानमंत्री ने किसका भ्रष्ट तंत्र तहस नहस किया? आगे क्या होगा, इसे लेकर क्या इशारा दिया? कुर्सी का ही खेल चलता रहा। मोदी के ये शब्द किसके लिए हैं? प्रधानमंत्री ये किसके लिए कह रहे हैं? करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। करप्शन की काली करतूत के पीछे किसका चेहरा छिपा है? मोदी ने किसकी ओर इशारा किया है? काले राज, काले राज। प्रधानमंत्री ने किसका काला चिट्ठा खोला है? किसके काले राज का जिक्र किया है? हिसाब चुकता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेईमानों को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कौन है वो बेईमान जिसका हिसाब चुकता करने की बात कह रहे हैं मोदी? क्या वो है कोई मोदी का कट्टर विरोधी? माफिया के हवाले कर दिया। माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, माफिया को मिटाएगी। मोदी किन माफियाओं के पीछे पड़ गए हैं? किस माफिया को मिटाने की बात कह रहे हैं? मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। मोदी कौन सा ऑल आउट मिशन शुरू कर चुके हैं? मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं? कौन सा हिंट दे रहे हैं? जवाब इन तस्वीरों में है। मोदी ने करप्शन को 2024 का कोर इशू बनाया। मोदी विरोधियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में शोर मचाया, उत्पात मचाया, एनआरकी फैलाई और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया।
अब यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। 24 की लड़ाई में एक तरफ चौकीदार है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आरोप में संजय सिंह तो जेल जा चुके हैं, मगर कई और चेहरे अभी बाहर हैं। करप्शन के आरोप राहुल पर भी हैं, लालू और तेजस्वी पर भी हैं, दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी पब्लिकली कह चुके हैं, एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुके हैं, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि उधर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इधर संजय सिंह के घर मोदी विरोधी नेताओं का राउंड लगना शुरू हो गया। रात में केजरीवाल पहुंचे, फिर आरजेडी के मनोज झा पहुंचे, सुबह होते होते संजय राउत पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो करप्शन के आरोप में घिरा एक करप्ट दूसरे करप्ट को यह कह रहा हो कि चलो अब तो साथ में लड़ो, नहीं तो मरो। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? और लड़ने के लिए स्क्रिप्ट क्या चुनी गई? स्क्रिप्ट चुनी गई मोदी वाली। कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह को कैमरे के सामने चंद सेकंड्स का मौका मिला और यहां भी उन्होंने मोदी वाला टेप ही ऑन कर दिया। क्या है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसीलिए सब करा रहे हैं। संजय सिंह ने कैमरे पर जो लाइन बोली, उसकी भूमिका तो बुधवार रात से बना दी गई थी। पोस्टर रात में ही छपकर अलग अलग टाइमलाइन पर फैला दिए गए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडी अलायंस सब एक साथ मोदी पर टूट पड़े। 24 में किसी तरह मोदी को हटाओ वाला एजेंडा चला। मोदी ने जीना हराम कर दिया, मोदी ने तबाह कर दिया, यह सब विरोधियों की टाइमलाइन पर दिखा। भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप में घिरे नेताओं पर एक्शन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने मोदी को ही करप्ट बताना शुरू कर दिया। मोदी आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल के इस बयान को उनकी पार्टी ने ट्विटर ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। मोदी को कायर नंबर 1 आपके हैंडल पर यह तक कहा गया। दिन भर अलग अलग पोस्टर्स बने, सबके ऊपर मोदी विरोधी नफरती टैक्स चिपके। जिस वक्त सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ यह दुष्प्रचार चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम सड़कों पर शोर भी मचा रहा था और हर आधे घंटे में कैमरे पर हेट मोदी वाला बयान जारी कर रहा था। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। ऐसा लगा मानो सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई थी कि संजय सिंह के करप्शन पर कुछ मत बोलो, बस मोदी को घेरो। 2024 में मोदी की हार तय है, बार बार यही कहो। जब इंडिया गठबंधन का वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने अब इस बात को सोचा है कि सबको जो है दहशत पैदा करो, और वो दहशत पैदा करने का सिलसिला कल तो तीसरा दिन था। पहले आपने देखा कि पत्रकारों पे दहशत पैदा की गई कि आप बोलोगे नहीं। उसके बाद जो है टीएमसी की महिला सांसद को घसीट कर गिरफ्तार किया जाएगा, सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे। उसके बाद कल संजय सिंह जी के घर पे दिन भर छापेमारी, कुछ नहीं मिला, रात में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी गहरा एक डर और दहशत है। उसको अब एक ही बात समझ में आ रही है कि एनडीए से काम नहीं चलेगा, अब ईडी ही उसका बेड़ा पार कर सकती है। जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर में छापे मारे जाएंगे, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको घसीट घसीट के सड़कों पर लेके जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर संजय सिंह के करप्शन पर सन्नाटा पसरा है। पोस्टर ईमानदार वाला चिपका। आपने तो करप्शन के एक आरोपी को हीरो बना दिया, मगर देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे गुंडागर्दी लगा दिया। केजरीवाल की पार्टी ने मोदी को तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस सपोर्टर्स हर घंटे नया हैशटैग घुमाने लगे, करप्शन के आरोपी के पीछे खड़े हो गए। लालू की पार्टी अघोषित आपातकाल वाला टैक्स लेकर आई। दीदी की पार्टी यह लिखने लग गई
कि मोदी सरकार के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अखिलेश धमकी जीवी वाला नैरेटिव लेकर आ गए। मोदी पर यह हमला चारों ओर से हुआ, हर दुश्मन ने किया और हमला करने वाले वही नेता थे, वही पार्टियां थीं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इनकी तिलमिलाहट ही इस बात से है कि मोदी ने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, इसीलिए सारे 24 वाला टेप लेकर बैठ गए हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। मुझे मालूम है, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है। कहने लगे राजा जा रहा है। हम उनके साथ है ये विश्वास दिया हूँ। संजय सिंह तो लड़ने वाला आदमी है, लड़ते रहेंगे, उनका परिवार भी लड़ने वाला है। करने दो ना हमला, ऐसे हमले हमको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आपका काउंटर क्या रहेगा इस पर? क्या करना है काउंटर, लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। गलत है। संजय भाई के जिस तरह कल उनको उनके घर से जेल में लेके गए वो गलत है और इससे देख रहा है कि इंडिया की ताकत बढ़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है इलेक्शन का, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। मोदी के विरोधी शोर तो खूब मचा रहे हैं। मोदी ने संजय सिंह को फंसा दिया, ये तक फैला रहे हैं और इसी बहाने 24 में मोदी की हार का एजेंडा चला रहे हैं। मगर कोई ये नहीं बता रहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो क्यों किया गया। इसकी इनसाइड स्टोरी भी अब आ गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि शराब घोटाले में 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। ईडी के रिमांड पेपर में संजय सिंह के घर पर पैसे देने की बात कही गई है। 2 किश्तों में यह पूरी लेन देन हुई है। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक उसने लेन देन की बात फोन पर कंफर्म की है। ईडी ने यह भी कहा है कि संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं, फोन जब्त किया गया है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिले हैं। अब सबूतों के आधार पर संजय सिंह से पूछताछ होगी, उनका आमना सामना कराया जाएगा। कोर्ट से ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। मतलब साफ है, भ्रष्ट तंत्र में शामिल नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीना जोरी की इंतहा देखिए। संजय सिंह कोर्ट में जो कहते हैं, आपकी टाइमलाइन पर शब्दशः वही टेक्स्ट चिपक जाते हैं। मैसेज की इनकमिंग आउटगोइंग ऐसे ही चलती रहती है। आगे की स्ट्रेटजी एनसीपी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शरद पवार बनाते हैं। चुनाव में सीटों के लेन देन पर सबको साथ आने को कहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 में से 3 सीट दे। बंगाल में ममता और कांग्रेस सेम पिच पर रहें, राज्य में चुनाव लड़ें, लेकिन लोकसभा में मोदी के सामने जमकर डटें। यानी जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सारी पार्टियां मोदी के एक्शन वाले टेंशन से बचने के लिए जोड़ तोड़ पर काम शुरू कर चुकी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग जो लीडरशिप के खिलाफ है, वो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या। मैं जानता हूँ
कि कई राजनीतिक दलों में मतभेद है। आज पश्चिम बंगाल में जाइए, ममता जी और कांग्रेस, ममता जी और लेफ्ट, इसमें मतभेद है। किसी के विधानसभा में आप भेजो, मगर देश की राजनीति ठीक रास्ते पर लाने हो तो लोकसभा के लिए मिलकर जाने के लिए कोशिश करो। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए मोदी विरोधी इकोसिस्टम कितना घबराया हुआ है। पैनिक में बार बार मोदी को ही टारगेट कर रहा है। मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर चुका है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। अभी किंग पिन बाहर है, किंग पिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। मोदी ने करप्शन पर एक्शन लिया तो भ्रष्ट इकोसिस्टम ने हमला और तेज कर दिया। कांग्रेस ने पहले मोदी को झूठा बताकर हमला किया, फिर थोड़ी देर बाद जुमला वाला फिल्मी पोस्टर रिलीज कर दिया। जवाब में काउंटर अटैक बीजेपी ने भी किया। राहुल का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर घुमाना शुरू कर दिया। भारत खतरे में है वाला टेक्स्ट फिट कर दिया। पोस्टर वॉर कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, निचले दर्जे की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। मगर बीजेपी जब राहुल का एक पोस्टर बनाकर ट्विटर पर अपलोड कर देती है तो मोदी विरोधी झुंड को मिर्ची लग जाती है। राहुल में राम ढूंढा जाने लगता है, बीजेपी को राक्षस कहा जाने लगता है। जयराम रमेश कहते हैं, राहुल को लेकर ऐसा पोस्टर बनाया कैसे, इतनी हिम्मत हुई कैसे? यानी कांग्रेस मोदी के लिए अनाप शनाप फैलाए तो ठीक, लेकिन इधर से जवाब मिले तो गलत। मोदी विरोधी मोर्चे की यह खींच इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। भ्रष्टाचार को 2024 का सबसे बड़ा स्लोगन बना चुके हैं। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। मोदी के पास सबकी लिस्ट रेडी है। 24 की लड़ाई ही चौकीदार वर्सेस भ्रष्टाचार की होने वाली है। मोदी सबका कट कमीशन बंद कर चुके हैं और जिसने लिए हैं, प्रधानमंत्री सबकी दुकान बंद करने वाले हैं। सबका सामना कानून से कराने वाले हैं। हर भ्रष्टाचारी का पूरा हिसाब किताब करने वाले हैं। खजाना लूटने का काम हो रहा था। 2014 में आने के बाद ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है
कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो खुलकर ही बोलते हैं। मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बाउंसर का जवाब विरोधियों के पास नहीं है। लेकिन योगी ने आज एक ऐसा बाउंसर फेंका जिसकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। योगी ने आज पाकिस्तान के कराची शहर का नाम क्यों लिया, किसकी वापसी कराने की बात कही, योगी का नया पॉलिटिकल स्टाइल समझिए इस रिपोर्ट से। योगी ने तुष्टीकरण का जिक्र क्यों किया? योगी ने घर वापसी की बात क्यों की? योगी ने धर्मांतरण पर फिक्र क्यों की? योगी ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? योगी को कराची के हिंदू क्यों याद आए? योगी ने क्यों कहा अभी से कर लो तैयारी? पहले सुनते हैं फिर बताते हैं योगी ने क्या क्या कहा। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया। और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। योगी बस्ती पहुंचे थे। आर्य समाज का एक कार्यक्रम था। यहां योगी ने अपने भाषण में घर वापसी का जिक्र एक बार नहीं कई बार किया, और जो सबसे बड़ी बात कही उसी से विपक्ष परेशान है। वो भी सुन लेते हैं, फिर योगी की बातों का विश्लेषण करते हैं। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। योगी तुष्टीकरण, धर्मांतरण और घर वापसी का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी वजह है 2024 का चुनाव है, जिसमें 300 पार जाना है और यूपी की 80 सीट पर श्योरिटी करनी है। लेकिन इसमें विरोधियों की जाति वाली सियासत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसीलिए योगी का फोकस 80% सनातन पर है,
या कह लें सनातन वोट पर है। सनातन के मन मस्तिष्क में संदेश पहुंचे, इसके लिए वो संपूर्ण सनातन की बात कर रहे हैं। अगर घर वापसी की बात कर वो बस्ती से कराची का जिक्र कर रहे हैं तो उसका मतलब भी है जहां जहां हिंदू था उसको वापस लाना है, उसके लिए भले ही कराची तक जाना है। योगी की इन बातों का मायने यही है, 80% सनातन वोट को जात पात से हटकर धर्म के नाम पर एक करना है। ये बात उनके विरोधी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए जब घर वापसी का बाउंसर अखिलेश यादव पर पड़ा तो उन्होंने पिच ही बदल दी। उन्हें पता था कि इस पर बोलूंगा तो फंसूंगा, इसीलिए वो अपनी पिच पर रह गए। आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? और इनकी वापसी न कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो। आप प्रतापगढ़ में 2000 सांड हैं शहर में, और जिस रास्ते आप आए होंगे हर 5 किलोमीटर पे एक ने किसी ने मुलाकात की होगी आपसे भी। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है, जानवरों के एक्सीडेंट से या सांड खेत से उठाकर के गरीब को फेंक दे रहा है। इसलिए अगर वापसी करनी है तो हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये सांड वापस ले जाओ। योगी 80% हिंदू गिन रहे हैं और अखिलेश सांड गिन रहे हैं। बात सिर्फ हिंदू की नहीं है, जब जब योगी अपने काम की बात पर आते हैं अखिलेश सांड पर चले जाते हैं। मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते हैं। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए ये हालत बना दी। सनातन की फिक्र, सनातन का जिक्र। वैसे तो योगी की ये लाइन पहले से क्लियर है, लेकिन मोदी ने सनातन पर बड़ी लाइन खींचकर संकेत बड़ा दे दिया है कि 24 की बैटिंग सनातन की पिच पर ही खेली जाएगी। ये तेजी तब से आई है जब इंडिया अलायंस जाति जनगणना का गुब्बारा फुला रही है। सनातन मोदी अब सनातन की हवा भर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां 80% का ही जिक्र कर रहे हैं। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। इन बातों का मतलब बड़ा है, संदेश भी बड़ा है। जब मोदी ये जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान के लोग भी ये देख रहे हैं कि कैसे यूपी में योगी राज में ये सब बंद है। न पत्थरबाजी होती है, न धार्मिक जुलूसों में कोई व्यवधान होता है। मोदी इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस सरकार की मुक्ति में ही समाधान है। ये बातें हवा हवाई नहीं है। योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी खौफ खाते हैं। कानून से ऊपर यूपी में कोई नहीं है।
शाहजहांपुर की ये 7 किलोमीटर नई नई सड़क को दबंगों ने खोद डाला। जानते हैं क्यों? शकुंतला सिंह नाम के जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका मिला था, उसने इलाके के जगबीर सिंह नाम के बदमाश को रंगदारी देने से मना कर दिया था। जगबीर सिंह खुद को विधायक का करीबी बताता है। करीबी बताकर इसने रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब ठेकेदार ने इनकार किया तो वो नाराज हो गया। जगबीर अपने गुर्गों के साथ आया और पूरी 7 किलोमीटर सड़क को जेसीबी लगाकर उखड़वा दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जगबीर समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अरे स्वर्ग हो जाता जी। रात दिन आदमी, ये रोड इतना चलता है हद बगैर, दुनिया गुण गाती, और जो देख के आदमी रो रहे। क्या हुआ, क्या खबर मिली सुबह जब जागे आप? तो देखा तो ये सब साला उखड़ा पड़ा ये। क्या हुआ होगा? हुआ इसी ला के उखाड़ दिया इसको। कई आदमी थे, पार्टी पूरी। अब जगबीर सुनने में तो यही आ रहा, विधायक जी के आदमी हैं, माननीय विधायक जी के आदमी हैं, और इससे पहले भी कई बार हमारे ऑपरेटरों को परेशान कर चुके हैं रास्ते में। थाना जयदेपुर क्षेत्र की घटना है। थाना जयदेपुर क्षेत्र में दातागंज बदायूं मार्ग है, उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बनखंडी पुलिया के पास की घटना है। कुछ व्यक्ति, एक जगबीर सिंह नामक व्यक्ति, उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर रोड को क्षतिग्रस्त किया। कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे उनको वहां से मारपीट कर भगा दिया। इससे करीब 500 मीटर सड़क को जेसीबी से खोद दिया है। इससे शासकीय क्षति हुई है। इस संबंध में मैसर शकुंतला के रमेश सिंह द्वारा एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। इसमें जांच की जा रही है और इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात सच है, कहीं से भी पूरी तरह न अपराध खत्म हो सकता है न अपराधी, लेकिन कानून के खौफ से अपराध कम जरूर हो सकता है। ईडी की छापेमारी सिर्फ नेताओं के घर पर ही नहीं हो रही, फिल्मी सितारे भी उसकी रडार पर हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर के बाद ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को समन भेजा है। रणबीर कपूर यूं तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनका कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना भी नहीं है। मामला भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इसकी गूंज मध्य प्रदेश में सुनाई दी। कांग्रेस के लिए प्रचार करने धार पहुंची प्रियंका गांधी ने ईडी से उनकी पूछताछ का मुद्दा सियासी बना दिया। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। $200 करोड़ की शादी में जाकर फंस गए सितारे। ईडी ने भेजा रणबीर कपूर को नोटिस। एजेंसियों के रडार पर 15 से 20 बॉलीवुड सेलेब्स। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में रणबीर कपूर शामिल हुए। डांस करने की तस्वीरें तो नहीं दिखी, लेकिन ईडी को भनक लग गई। मामला छत्तीसगढ़ का था, लेकिन उसकी गूंज मध्य प्रदेश के धार में सुनाई दी। प्रियंका गांधी को रणबीर कपूर की चिंता सताने लगी। प्रियंका ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने रणबीर कपूर को ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। रणबीर को 6 अक्टूबर को रायपुर में ईडी के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांग लिया। ईडी सूत्रों का दावा है कि रणबीर कपूर का बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। आरोप है कि रणबीर कपूर महादेव ऐप को प्रमोट कर रहे थे। ईडी रणबीर कपूर से जानना चाहती है कि वो कब से इस बैटिंग ऐप का प्रचार कर रहे हैं और इसके बदले उन्हें कितने रुपए मिले, साथ ही उन्हें जो पैसे मिले वो किस तरीके से लिए गए। इस मामले में रणबीर के अलावा उन फिल्मी सितारों को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है जो महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में शरीक होने दुबई गए थे। इस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, एली अवराम, सनी लियोनी, भाग्यश्री,
पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम शामिल है। ईडी को शक है कि शादी में परफॉर्म करने के लिए हवाला के जरिए सितारों को पैसा दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रकम के बारे में किसी सितारे ने एजेंसियों को नहीं बताया और ना ही ये पता करने की कोशिश की कि जिस शादी में वो शामिल हो रहे हैं वो कौन है और क्या बिजनेस करता है, जबकि महादेव बेटिंग ऐप भारत में बैन है। बेटिंग सिंडिकेट चलाने वाले सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी को शाही बनाने के लिए एक वेडिंग प्लानर की मदद ली थी। इनका नाम योगेश पोपट है, जो मिसेस R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। सूत्रों के मुताबिक चंद्राकर ने इन्हें हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए कैश पेमेंट की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।